बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद दिन कबल अमरीकी सफीर ने ग्वादर का दौरा किया, जिस पर हमने वीडियो भी की। 5-6 रोज से वो जीबी के दौरे पर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट भी नहीं हुआ। अमरीका की बढ़ती हुई पाकिस्तान में सरगर्मी को कैसे देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है? देखिए, सिर्फ तब्दीली नहीं आई, अचानक आई है, रातों रात आई है और एक पुरस्कार तब्दीली आई है। सही। और जहां से मैं इस सारे मामले को देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इसके नताइज कुछ अच्छे होंगे, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ आपके ताल्लुकात हैं, ये ओवर द नाइट चेंज नहीं होते। इसमें इतनी बड़ी मेजर शिफ्ट्स नहीं आती। सही। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजर के आप जो है वो अपने ताल्लुकात को शेप अप करते हैं। सवाल ये है कि 10 सितंबर के बाद आखिर क्या हो। सही। ये आपको एक अचानक एक अजीबो-गरीब ट्रेंड और पैटर्न अब इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान में, और कोई भी मुल्क जो है वो किसी और मुल्क में होस्ट कंट्री के, मेज़बान मुल्क की मर्ज़ी और मंशा के बगैर एक्टिव नहीं हो सकता। और वो जहाँ-जहाँ एक्टिव हो रहा है, इंडिया के बॉर्डर के पास तो कहीं एक्टिव नहीं हो रहा ना। वो ईरान के बॉर्डर के पास हो रहा है, वो चीन के बॉर्डर के पास हो रहा है, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास हो रहा है, तो एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है? पाकिस्तान ना बेसिकली फंसा हुआ है इस वक्त, और आप अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और जब आप जाहिर है कि बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं, तो आप कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, कमज़ोर डिसीजंस भी ले लेते हैं। एक बैलेंसिंग एक्ट तो जाहिर है कि रिक्वायर्ड है, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत बैलेंसिंग एक्ट जो है वो करना है चाइना और अमेरिका के हवाले से। लेकिन इस वक्त क्वेश्चन ये है कि आप ये कर तो नहीं करने जा रहे कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। ये दो दो इकट्ठा नहीं दो चल बोट्स सकता। है ना, इनका हाँ। इकट्ठे आप मुसाफिर बन नहीं सकते। सही। एक को आपने बस हल्का फुल्का राजी रखना है, और एक के साथ आपने आपने शरीके सफर होना है, हम बिल्कुल सफर ऐसे ही। बनना है एक का। इसमें मैं थोड़ा सा ना इसको क्लैरिटी के साथ कि एग्जैक्टली इस वक्त चल क्या रहा है, ये गवादर का, कराची का, फिर 5-6 दिन का एक पर्सनल विजिट के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान में। आपको कभी याद है आखिरी दफा किसी अमरीकी सफीर ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया? कोई रिपोर्टिंग किसी को याद है? वो वहां पे कर क्या रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं? उसके ऊपर हवाले से उनके ट्विटर हैंडल क्यों खामोश है? उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं है, उनके ट्विटर हैंडल्स पे कुछ नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ नहीं जारी किया जा रहा, उसके लिए रिपोर्टिंग नहीं हो रही, रिपोर्टर से ना वहां पर एंगेज किया जा रहा है। लेकिन वहां पर हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने आ चुकी हैं, और वो जहां जहां पर एक्टिविटीज हैं उनकी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दरमियान में गवादर के बाद, यानी 10 सितंबर को एक इवेंट होता है, उसके बाद 12 सितंबर को गवादर का दौरा होता है, उसके बाद 14-15 सितंबर को कराची में एक इवेंट करते हैं, उसके बाद अमरीकी सफीर ने जाना होता है चित्राल। अब चित्राल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां से आपको पता है कि जो कराकोरम हाईवे का अल्टरनेट रूट है सी पैक का, वो कोई तकरीबन 153 किलोमीटर का है अल्टरनेट रूट, चित्राल तक शंदूर से। सही। तो अमरीकी सफीर ने वहां का भी दौरा करना था, लेकिन वहां को हालात वगैरह खराब हुए तो उनका वो विजिट कैंसिल हो गया। लेकिन फिर वो गिलगित बल्तिस्तान में अब आपको नजर आ रहे हैं एक पर्सनल विजिट के नाम पे। अब पर्सनल विजिट क्या होता है? अगर आप सैरो तफरी के लिए गए हैं, तो मैं तो सरकारी काम तो करूंगा नहीं। आप कहीं कैंपिंग कर रहे होंगे, हाँ। आप कहीं फैमिली के साथ होंगे, किसी होटल में आप कहीं आप वहां पे जो आप जो एक्टिविटीज तफरीही अब। मकामात हैं, बिल्कुल। आप ट्रैकिंग कर रहे होंगे, हम्म। वॉक करते हुए नजर आ रहे होंगे, शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे होंगे, नेचर के करीब होंगे। साइट सीइंग कर रहे हाँ, होंगे। बिल्कुल। नहीं, वो तो और बहुत कुछ कर रहे हैं। जी। और उसको हमारे जो वहाँ पे दोस्त हैं मीडिया के, वो कह रहे हैं कि बड़ा मशकूक दौर है। अच्छा। और वो मशकूक किस लिए कह रहे हैं, देखें इसको थोड़ा सा समझ लें। गवादर पोर्ट कोई नया तो नहीं है, दो आपका पुराना एक जी। पोर्ट है, लेकिन उसको इस तर्ज के ऊपर कि एक बड़ी आबी गुजरगाह और एक पोर्ट के तौर पे एक ऐसी डीप सी जगह जहाँ पोर्ट। पर हम्म। जहाँ से जो है वो तिजारत हो सके, वो तो अभी आपने गुज़श्ता 15-20 साल में सुना है ना, परवेज जी। मुशर्रफ के दौर में शुरू हो गया था कि बिल्कुल। गवादर पोर्ट है, बहुत तब्दील कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा। 2007 में आपने सिंगापुर की जो पोर्ट अथॉरिटी है, उसको आपने दे दिया अमेरिका के इंटरेस्ट कहने के पर, साथ। कहने पे। हम्म। क्योंकि अमेरिका को पता था कि यहाँ पर चीन इंटरेस्टेड होगा, तो हम पहले ही आ जाते हैं। अपनी बुकिंग कर लेते हैं। आपने बड़ी तब्दीली की 2013 में, जब सी पैक लॉन्च हुआ, जिसकी अब हम 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। चाइना के पास इसका कंट्रोल चला गया ग्वादर पोर्ट का। अब आपको ये नहीं करना कि आपने जनाब एक मुल्क से ही ताल्लुक़ रख लिया, लेकिन मसला क्या है कि अमेरिका जो है वो उसका तरीका वारदात बड़ा डिफरेंट है।
बलूचिस्तान में या जिन इलाकों में उनकी रसाई नहीं होती, असर व रसूख नहीं होता, वहाँ पर फिर वो लैंग्वेज ट्रेनिंग के और उसके और एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम के ऊपर एंटर होते हैं और मुख्तलिफ टीचिंग प्रोजेक्ट्स चला लेते हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आ जाते हैं, INGO के ज़रिए आ जाते हैं। जब अर्थक्वेक आया था तब इन्होंने अपना नेटवर्क कैसे KP में, ट्राइबल एरियाज़ में और कश्मीर में बनाया, सबको मालूम है, बिल्कुल। एवरीबडी नोज अबाउट इट। सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो पहले पब्लिक नॉलेज में ना हो। 2013 में जब चाइना के पास चला गया तो चाइना को पता है कि वो उनका हरीफ है अमेरिका। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना प्रोग्रेस करे। चाइना की भी थोड़ी बहुत आप समझेंगे इसमें मुतालबा शामिल था। आपने तकरीबन बलूचिस्तान जो है उसको, GB को, जहाँ जहाँ से CPEC का रूट गुजरता है, उसको टेक्निकली स्पीकिंग एक नो गो एरिया बना दिया वेस्टर्न पावर्स के लिए कि यहाँ पर यार थोड़ा सा जो एरियाज जहाँ पर चाइनीज ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर उनको एक्सेस ना दिया जाए। सही। अगरचे वो वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी वगैरह के कोयटा में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोई एक दो और कर रहे हैं, अमरीकी चाहते हैं कि उनको कॉन्सुलेट मिले, अरसा दराज से चाहते हैं कि वो कॉन्सुलेट बनाए। हमने उनको नहीं दिया कोयटा में। वो चाहते थे कि बलूचिस्तान में हमारी डिप्लोमेटिक और ऑन ग्राउंड फिजिकल प्रेजेंस हो, आपने नहीं होने दी। चीज़ें तब्दील होती हैं। 2020 एंड नवंबर में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं जो बाइडेन। जनवरी में वो अपना ऑफिस संभालते हैं और फरवरी की 4 तारीख को वो स्टेट डिपार्टमेंट का दौरा करते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये टाइमलाइन जहन में रखनी है। वो कहते हैं कि जनाब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। 2021 में वो ये कहते हैं कि मैं जो है ना चीन को अपना सबसे सीरियस कंपेटिटर समझता हूँ। सही। सबसे हमारा संजीदा हरीफ चीन है और उसको हमने शिकस्त देनी है। डिप्लोमेसी इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक, 3 मरतबा उन्होंने रिपीट किया और फिर उन्होंने कहा कि हमने ये अचीव कैसे करना है। हमने अपने जो इत्तेहाद हैं, अलाइंसेस हैं, उनको रिपेयर करना है। जो पुराने इत्तेहादी हैं जो दूर चले गए हैं हमारे से, उनको दोबारा जोड़ना है अपने साथ, एंड फोर्ज न्यू अलाइंसेस, नए इत्तेहाद बनाने। फिर 25 मार्च को वो एक और प्रेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि चीन जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनना चाहता है, सुपर सबसे, पावर बनना चाहता हूँ। हाँ, सबसे जो है वो अमीर तरीन, जदीद तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क बनना चाहता है, लेकिन नॉट अंडर माई वॉच। ये नहीं मैं होने दूंगा। मेरी मौजूदगी में, जब तक मैं अमेरिका का सदर हूं, मैं चीन को नहीं बढ़ने आगे दूंगा। अप्रैल 2021 में पहला विजिट होता है एंजेला गैलर का, गवादर का, और वो 15 साल के गैप के बाद कोई अमरीकी सफारतकार, वो सफीर नहीं थे फुल फ्लेजेड, ये तो पहला दौर है ना जो सफीर का हुआ है, वो पहले ही सफारतकार है जो वहां पर कदम रखती है। 2021 में ही कार्बिस बे, एक कॉर्नवेल काउंटी के साथ एक गांव है बरतानिया का, वहां पर G7 का इजलास होता है, जो दुनिया की जदीद तरीन और अमीर तरीन जमहूरियतें हैं, जो बेसिकली वो एक क्लोज्ड ग्रुप है जो कहता है कि हमने ये रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया और दुनिया को ऐसे चलना चाहिए। सही। हम बताएंगे आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, हम बताएंगे आपकी डिफेंस की पॉलिसी क्या हो, हम बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सा निज़ाम हुकूमत होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स करवाना, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करवाना, असलहे के कारोबार, ये सारे को कंट्रोल करते हैं ये G7 ममालिक। सही। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है। तो ये वो ममालिक हैं, ये बैठे, और उसका जो आउटकम डॉक्यूमेंट है ना, उसमें वो एक आइडिया देते हैं B3W। सही। B3W इनिशिएटिव, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि देखें ये दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो बहुत अच्छे थे, चीन ने इस दुनिया को खराब कर दिया। अच्छा। चीन ने जो है वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज किया है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, पूरी दुनिया में अपने BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, 65 मुल्क उसका हिस्सा बन गए हैं। आधी दुनिया में ये सड़कों का जाल बिछा रहा है, 3 बर-ए-आज़मों को कनेक्ट कर रहा है। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े रिसोर्सेज, 75% जो नॉन ऑयल के रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज हैं वो उन ममालिक में जो BRI के साथ कनेक्टेड हैं। अगर ये कल को सारे चीन की तरफ देखने लग गए अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए, इनका किबला जो है वो वॉशिंगटन से तब्दील होके चला गया बीजिंग की तरफ, तो फिर तो पावर सेंटर तब्दील हो गया दुनिया का। इन्होंने कहा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, चीन ने दुनिया खराब कर दी, हम इसको ठीक करेंगे। 40 ट्रिलियन का ये कहते हैं कि $40 ट्रिलियन का गैप है
डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में, जो तरक्की याफ्ता दुनिया और जो तरक्की पजीर, ग्लोबल नॉर्थ जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की वाला है, जो ग्लोबल साउथ है उसमें तरक्की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम ना इस तो गैप को ब्रिज करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, हम ऑल्टरनेट ऑप्शंस देंगे उन ममालिक को जहां पर चीन के मंसूबे चल रहे हैं। सही। पैसे की बात कर ले, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। इस आइडिया को ये चलाते रहे। अगले साल जो है वो G3W जो G7 का इजलास है वो हुआ श्लोसलमाउ, जर्मनी, बवेरियन एल्प्स। उसका आउटकम डॉक्यूमेंट देखें। अब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को सबको बहुत मेच्योर कर लिया था। इस दौरान आपको याद होगा कि एक सरबनियास फोरम यूएई में, वहां पर एक इजलास था और फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर इकट्ठे हुए। ग्रीस, यूनान का, इसराइल, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इंडिया। और इन्होंने को बात की कि हम एक कॉरिडोर लाना चाहते हैं। वो कॉरिडोर जो है वो इंडिया, यूरोप और थ्रू मिडल ईस्ट इनको कनेक्ट करेंगे। सही। क्योंकि हमने बाईपास करना है बीआरआई को। चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर तो हमने इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल, क्योंकि ये वो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है। सही। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बीआरआई को काउंटर करना है, हमने उसको राइवल करना है। आईएनएसटीसी पॉसिबल नहीं है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ईरान के चाबहार से दो रास्ते हैं, या अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान मुमकिन नहीं है। दूसरा रास्ता जो है वो आर्मीनिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, बहुत घूम घुमा के। अब वो नहीं, वहां पर नगोर्नो काराबाख का मसला है ना। तो इन्होंने कहा कि हमने ये वाली जो कॉरिडोर है इसको चालू करना है। सही। लेकिन फिर वो मामला भी हवा हो गया। फिर जो इस साल हिरोशिमा में हुआ समिट जी, उस वक्त भी ये आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने लग गया। अब 10 सितंबर को नोइंगली, ओपनली सबको मालूम है, 10 सितंबर को जो बाइडन, मोदी, मोहम्मद बिन सलमान, यूरोपियन यूनियन, ये सारे मिलके उस कॉरिडोर को बाकायदा दिल्ली में जो G20 समिट है, सरबराही इजलास है, उसकी साइड लाइंस पर अनाउंस कर देते हैं कि हम ये कॉरिडोर लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसको रिपोर्ट किया जाता है वाइडली पूरी दुनिया के मीडिया में कि एक ऐसा कॉरिडोर लॉन्च करने का मंसूबा बना दिया गया है जो चाइना के बीआरआई को राइवल करेगा, टक्कर देगा। सही। सीपैक और बीआरआई पार्ट एंड पार्सल है ना। जी जी। सीपैक के बगैर बीआरआई और बीआरआई के बगैर सीपैक अकेला तो कुछ नहीं है ना, आप कहां चले जाएंगे। उसको राइवल करने का मंसूबा। अब उसमें यूएई भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, इंडिया शामिल है और इजिप्ट आउट हो गया। वो जो पहला वाला मंसूबा था, इजिप्ट को बीआरआई का हिस्सा बना लिया था इस वक्त तक चीन ने जी। अब उसमें जॉर्डन को शामिल कर लिया, उर्दन को। और नेतन्याहू ने जो अभी गुज़श्ता रोज तकरीर की है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में, वो आप उठा के देखें, वो नक्शा दिखा रहा है, वो बता रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने चाहते हैं। सऊदी अरब के साथ तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। बिल्कुल हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये मामला चल रहा है और ये अब एक कॉरिडोर लॉन्च होता है जिसके लिए वो ओपनली कह रहे हैं कि हमने राइवल करना है, उन्होंने फ्लॉप करना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और बीआरआई को। चीन का कितना बड़ा स्टेक है इसमें, और ये सबको मालूम है कि इंडिया कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, एजेके हमारा है। हमारी 1964 की 1962 और 94 की करारदादें मौजूद हैं इसके ऊपर, और ये एक क्योंकि हमारे एरिया से गुजर रहा है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसके खिलाफ सबको मालूम है कि जियो पोलिटिकल गेम्स में मसरूफ है। अफगानिस्तान को टेरर लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया है इंटरनेशनल पावर्स ने अटैक करने के लिए सीपैक के रूट को। उसके अलोंग कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी ये दासू डैम अटैक जो था, ये क्या था, ये जो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर अटैक हुआ, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, चाइनीज कॉन्सुलेट कराची का, जो गवादर पीसी का हमला है, उसके अलावा जो सरीना की पार्किंग में बॉम्बिंग है, ये सारी क्या थी, ये उसी के हवाले से सब कुछ चल रहा था। तो वो ओपनली काउंटर करना चाहते हैं। 10 तारीख को, 10 सितंबर को ये अनाउंस करते हैं और अचानक 12 सितंबर को आपके सामने अमेरिकी सफीर जो है वो गवादर पोर्ट पे नमूदार हो जाते हैं। और गवादर पोर्ट पे वो कहते हैं कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट का और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का हम इसमें हेल्प आउट करने लगे। फिर उसके फौरन बाद क्या होता है कि कराची में वो एक राउंड टेबल करते हैं, और राउंड टेबल का मकसद क्या है कि पाकिस्तान की पानी में जो कार्बन एमिशंस हैं समंदरों में,
उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्लाइमेट और Green. एनवायरमेंटल फ्रेंडली शिपिंग जो है उसको यकीनी बनाने के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे और हम ट्रेन करेंगे पाकिस्तान के पोर्ट्स एंड शिपिंग से रिलेटेड लोगों को। अब पोर्ट्स एंड शिपिंग का मतलब यह कराची से लेके गवादर तक ये तमाम एरियाज में पाकिस्तान की जितने भी पोर्ट्स हैं जहां जहां पर आके कोई जहाज लगता है, सामान ऑफलोड होता है, सामान नया उसके होता है, किसी भी टर्मिनल पे आता है, ग्रीन शिपिंग फ्रेमवर्क गालिबन जो है उसका नाम रख के वो उसके हवाले से एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं। अब ये इसके ऊपर चाइनीज बहुत स्केप्टिकल हुए, हमने इसको रिपोर्ट भी किया। फिर पता चलता है कि चित्राल जा रहे हैं और चित्राल में भी सी पैक का रूट आपको मैंने बता दिया, लेकिन चित्राल के हालात ख़राब होने से ये वहाँ नहीं जाते। अब वो गिलगित बल्तिस्तान में 6 दिन हो गए हैं, 5-6 दिन, और उसके लिए ना उसको अनाउंस कर रहे हैं, ना उसके हवाले से मीडिया को कुछ जारी कर रहे हैं, ना मीडिया को साथ लेकर जा रहे हैं। नाम दिया हुआ है उसको पर्सनल विजिट का, सिर्फ 2 इसके हवाले से तफसील सामने आई है। एक रिपोर्टर है वहाँ पे जमील नगरी, जी। डॉन के साथ काम करते हैं और भी मुख्तलिफ इदारों के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया, फिर मैंने जमील से इसके ऊपर तफसील ली कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। जमील कहते हैं कि जो अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम हैज बीन कंडक्टिंग मीटिंग्स विद पॉलिटिकल, सोशल एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स in Gilgit Baltistan and exploring CPAC route areas. His undisclosed visit and activities in this sensitive region have raised questions. कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो इस वक्त मीटिंग्स कर रहे हैं सियासी लोगों से, सोशल वेलफेयर का काम करने वाले और जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ गिलगित बल्तिस्तान में, और जो सी पैक का रूट है उसके एरियाज के इर्द गिर्द। और ये जो विजिट अनडिस्क्लोज्ड है, इसको नहीं बताया गया, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ उनकी इस हसास इलाके में चल रही हैं उस पर तो बहुत सवालात पैदा होते हैं। मैंने जमील को फ़ोन किया, जमील ने मुझे कहा देखिए हमें हमारे लिए तो ये दौरा बहुत मशकूक है, कभी भी इस तरह से अमरीकी सफ़ीर का दौरा नहीं हुआ हमारे रीजन का, पीएम से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनको। अच्छा। हाँ, पीएम से ज़्यादा। फिर वो कहते हैं कि देखें वो द्यामर नहीं जा रहे, वो चलास नहीं गए, वो बल्तिस्तान नहीं गए, वो एरियाज जहाँ पर सी पैक नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा उनके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन हर उस एरिया में वो एक्टिव हैं, विजिट कर रहे हैं, कुछ जगह जाके देख रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ के लोगों से। वो कराकरम यूनिवर्सिटी भी गए हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उनकी गालिबन ये देखें डिप्टी स्पीकर जो है सादिया दानिश, ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था, इनसे भी मुलाकात की है। और ये प्राइवेट विजिट या पर्सनल विजिट तो नहीं होता जिसमें आप ये मुलाकातें करते, वो यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं, वो मीर गजनफर के घर भी गालिबन ठहरे हैं, वो सरीना गिलगित में भी ठहरे हैं, मुख्तलिफ वहाँ पर जो एरियाज़ हैं उनको विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, जो एकेडेमिया है वहाँ जो जिनको आप ओपिनियन मेकर्स कहते हैं उनके साथ भी मिल रहे हैं, असेसमेंट्स भी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कुछ वहाँ पे चल रहा है तो लोगों की उसके ऊपर क्या राय है, वो फील ले रहे हैं वहाँ पे, और बातें इसी किस्म की सामने आ रही हैं कि हम आपके साथ कोई कोऑपरेशन ताउन। अब अगर तो देखें बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे आप अमेरिका के साथ भी करना चाहते हैं, या अमेरिका पाकिस्तान ज़ाहिर है कि फंसा हुआ है, पाकिस्तान के टोटल लोन्स अगर हैं लेट्स से कि 130 अरब डॉलर, तो उसमें से 30% वो है जो चाइना के। सही। तो चाइना हमें जो लोन्स हैं उनके रोल ओवर के लिए भी हमेशा हेल्प करता है, जो रीपेमेंट्स होती हैं उसके लिए भी हमेशा हेल्प करता है, सरमायाकारी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सी पैक भी है, और भी बहुत सारा हमारा एक शेयर्ड पास्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका के आपके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स है ना, बहुत कुछ तो है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आईएमएफ वाला मामला है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कि आईएमएफ जो है ना वो करवाता है अमेरिका, अमेरिका बहादुर। अब आईएमएफ अगर नहीं होता तो उस सूरत में चीन भी हमें पैसे नहीं देता, तो अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अमेरिका को जो एक्सेस चाहिए, आखिर क्यों पाकिस्तान में क्या गुर्बत और पसमानदगी इंटीरियर सिंध में नहीं है, केपी में बहुत है, थरबारकर में नहीं है, चोलिस्तान में नहीं है, खल में नहीं है, जनूबी पंजाब में नहीं है, इंडिया के साथ जो इलाके बॉर्डर करते हैं वहाँ पर नहीं है, इंडिया वाली साइड पे इंटरेस्ट नहीं है, अफगानिस्तान वाली साइड पे इंटरेस्ट है, ईरान वाली साइड पे इंटरेस्ट है, पानियों की तरफ इंटरेस्ट है, चाइना की तरफ इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट्स भी यहीं लगाने हैं,
प्रेजेंस भी यहीं रखनी है। तो अब जाहिर है कि आप फंसे हुए हैं और उसमें आप एक्सेस भी दे रहे हैं, इस किस्म के काम कर भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी सिलसिले में। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि इसके ऊपर जो ग्वादर वाला विजिट था उसके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो चीनी अलर्ट हुए थे। उन्होंने यहाँ पर लोगों से सवालात भी करने शुरू किए, पूछना शुरू किया। वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का अभी रिसेंटली एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो रिन्यू हुआ, उसके और इन डेवलपमेंट्स के बाद ना तो चीनी सोशल मीडिया पे भी और उनके जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनके डिप्लोमेट्स हैं, वो भी मौजूद हैं। उन्होंने कहते हैं कि बाथिये को क्या हुआ है। बाथिये जो है वो मंदरीन में चाइनीज लैंग्वेज में कहते हैं आयरन ब्रदर को। ये वो लफ्ज है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो वो उन ग्रुप्स में और उसमें उनकी वो चल रही है कि बाथिये को क्या हुआ है, ये अमेरिका के साथ क्यों इतनी वो कर रहा है, जिस वक्त वो ओपनली राइवल कर रहा है आपको और आपके प्रोजेक्ट को। यानी जिसको काउंटर करने के लिए ग्वादर और सी पैक को उन्होंने 10 सितंबर को कॉरिडोर लॉन्च की, 12 सितंबर को आपने उसी के सफीर को वहां पे खड़ा कर लिया। तो इसकी ये मैसेजिंग है, तो ये चल रहा है। बट मैं इसके ऊपर को बहुत ज्यादा हमें कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप अभी सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो ना एंड यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, बट ये एक बात तय है कि जो हो रहा है इसके ऊपर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो कंसर्न हो जाएंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।